मैं विकास बाबू। मैंने आपको लेक्चर तीसरे में परागकण के अंकुरण के बारे में जानकारी दी थी कि परागकण का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है और परागकण में अंकुरण किस प्रकार से होता है। देखिए, जो लघु बीजाणु जो होता है उसे हम परागकण कहते हैं। तो परागकण के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन या लघु युग्मक जनन भी कह सकते हैं। लघु माने होता है छोटा, बीजाणु जनन छोटा बीजाणु जनन या लघु युग्मक, ये छोटा गैमेट रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए इसमें छोटा जो गैमेट रिप्रोडक्शन होता है इसमें सही बच्चे ध्यान देंगे, जो इसमें नर युग्मकोद्भिद बनते हैं जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इसमें जो परागनलिका एवं नर युग्म युक्त अंकुरित परागकणों के जो नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसमें सारा जो प्रोसेस है, सारी प्रक्रियाएं हैं, वो लघु युग्मक जनन कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लघु युग्मक जनन है उसमें जो परागकण हैं उसमें जनन क्रिया किस प्रकार से होती है, क्योंकि परागकण आपके होते हैं उसमें लघु बीजाणुओं से विकसित नर युग्मक या नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की समस्त जो क्रियाएं हैं वही लघु युग्मक जनन कहलाती हैं, वही लघु युग्मक जनन कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लघु युग्मक जनन की जो नर युग्मकोद्भिद की सारी जो क्रियाएं हैं उसे लघु युग्मक जनन कहते हैं। अब देखिए, लघु युग्मक जनन दो चरणों में पूर्ण होता है। एक तो फर्स्ट स्टेज होती है जिसे हम फर्स्ट स्टेज को प्रथम चरण कह सकते हैं। तो प्रथम चरण होता है प्रथम चरण और दूसरा होता है द्वितीय चरण। इस प्रकार से एक फर्स्ट स्टेज होती है और दूसरी सेकंड स्टेज होती है। तो इसमें सबसे पहले सही बच्चे ध्यान देंगे कि हमने इसका डायग्राम बनवाया था। तो डायग्राम जो बनवाया था तो किस प्रकार से, तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको जो प्रथम चरण होता है, फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, दूसरी होती है सेकंड स्टेज। इस प्रकार से दो स्टेजें होती हैं। प्रथम चरण होता है जिसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं और दूसरा होता है सेकंड स्टेज जिसे हम द्वितीय चरण कहते हैं। अब इस प्रकार से इसमें डायग्राम जो बनता है इसका, देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसका जो डायग्राम बनता है तो सबसे पहले इसका ये आपका होता है केंद्रक। ये क्या होता है? केंद्रक। अब देखिए इसके अंदर ये वाला जो भाग होता है, अब इसके अंदर ये भाग होता है, इस तरह से इसका होता है। अब इसमें इस तरह से ये संरचना बनती है। इस तरह से ये संरचना हो जाती है। यहां पर एक जनन छिद्र होता है। जनन छिद्र हमने बताया था आपको इस प्रकार से। ये आपका जो भाग होता है, देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये हमने बताया था ये वाला आपका बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल। ये आपका अंतः चोल होता है, अंतः चोल। इस प्रकार से इसमें दो चोल होते हैं, बाह्य चोल, अंतः चोल। ये आपका केंद्रक होता है, ये आपका केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे एंजाइम बोलते हैं, इसे एंटाइन बोलते हैं और इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इस प्रकार से ये जो डायग्राम है, अब ये जब विभाजित होता है तो इसमें दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें दो सेल्स बन जाते हैं। अब ये जो होता है परागकण आपका, जिसे हम पॉलिन ग्रेन बोलते हैं, ये परागकण का डायग्राम है जिसे हम पॉलिन ग्रेन कहेंगे।
या परागकण कहेंगे। इस प्रकार से इसका परागकण का डायग्राम होता है ये। और ये आपका जो जनन क्षेत्र होता है इसे जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर। देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, इस प्रकार का ये डायग्राम है। अब ये समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। ये किसके द्वारा विभाजित होता है बच्चे? समसूत्री विभाजन के द्वारा। जब समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है तो इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम जो बनता है वो इस प्रकार से बन जाता है। इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाती है। इस प्रकार से लघु बीजांडजनन की क्रिया होती है। अब इसमें जो होता है सभी बच्चे, इसके अंदर जो होता है एक साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य है। ये आपका जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं, जिसे जनरेटिव सेल्स कह सकते हैं। जनरेटिव सेल्स, ये जनरेटिव सेल है। ये आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक जेली के समान होता है। ये जीवन देता है, जो भी कोशिकांग होते हैं उसे जीवन देने का कार्य करता है। इस प्रकार से इसमें दो सेल्स बन रहे हैं, दो सेल्स या दो कोशिकाएं बन रही हैं, दो कोशिकाएं। इस प्रकार से इसमें दो कोशिकाएं बन रही हैं, दो कोशिकाएं बन रही हैं, या इसे कह सकते हैं इसे नर युग्मकोद्भिद की क्रिया हो रही है। नर युग्मकोद्भिद की क्रिया हो रही है, जिसे हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट, ये मेल गैमीटोफाइट है जिसे नर युग्मकोद्भिद कह सकते हैं। ये नर युग्मकोद्भिद है। अब इस प्रकार से इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इसमें जो जनन कोशिका है ये दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, टू गैमेट्स बनाती है, जो नर युग्मक होंगे जिसे हम मेल गैमेट्स कहेंगे। तो इस प्रकार से इसकी ये संरचना जो है आगे जब रूपांतरण होती है तो देखिए किस प्रकार से हो जाती है। देखिए इसे हम सभी बच्चे नोट कर लें और सभी बच्चे से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इसका जो डायग्राम होता है वो किस प्रकार से रूपांतरण हो जाता है और किस प्रकार से लघु जनन पूरा होता है। ये दो चरणों में पूरा होता है। एक फर्स्ट स्टेज होती है और दूसरी सेकंड स्टेज होती है। अब देखिए इसमें तीन सेल्स बन जाते हैं। ये तीन सेल्स बन जाते हैं। तो इसमें एक जो सेल्स होता है, जो आपका जनन केंद्रक होता है, वो आपका नर युग्मक निर्माण करता है, नर युग्मक बनाता है। अब ये नर युग्मक होते हैं जिसे हम मेल गैमेट्स कहते हैं। इनकी संख्या 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2। अब देखिए ये वाला जो होता है इसे हम वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं या कायक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से ये कायक कोशिका है। इस प्रकार से इसमें 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं? 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। 3 कोशिकाएं ये बन गई। 3 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद है, इसे मेल गैमीटोफाइट कह सकते हैं। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया, मेल गैमीटोफाइट हो गया। अब देखिए धीरे धीरे इसमें जो जनन क्षेत्र होता है उसमें पराग नलिका बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम धीरे इसका रूप इस तरह से हो जाता है। इसका डायग्राम इस तरह से हो जाता है। सभी बच्चे देखेंगे
इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से हो जाता है, ये इस प्रकार से, सही बच्चे ध्यान देंगे, ये इस प्रकार से इसमें एक पराग नलिका बन जाती है, या पराग नली कहते हैं, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाती है। और यहां पर दो इसके मेल गैमेट हो जाते हैं, दो नर युग्मक हो जाते हैं, दो नर युग्मक हो जाते हैं जिसे मेल गैमेट्स कहते हैं, मेल गैमेट्स। अब देखिए सही बच्चे ध्यान देंगे, इसमें एक नली केंद्र बन जाती है, जिसे हम नली केंद्र कहेंगे, नली केंद्र, जिसे नली केंद्र कहते हैं या ट्यूब न्यूक्लियस कह सकते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस बन जाती है या नली केंद्र बन जाती है, और इस प्रकार से पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। इसे हम पराग नलिका कहेंगे, पराग नलिका कहेंगे या पॉलिन ट्यूब कहेंगे। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्रथम और द्वितीय चरण में जो आपका डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है। इसमें जो स्टेजें होती हैं वो पराग नलिका तक इसका निर्माण होता है। तो इसमें जो प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले जो परागण होता है उससे पहले ये संपन्न होती है प्रथम चरण की क्रिया। जो परागण होता है उससे पहले प्रथम चरण की क्रिया फर्स्ट स्टेज संपन्न होती है। तो इसमें पराग कण के पराग कोष में से पराग कण मुक्त होकर के ये अपना कार्य करते हैं, क्योंकि जब पराग कोष जो होते हैं उनसे परागण शीघ्रता से आकार एवं आयतन में वृद्धि कर जाते हैं, और परागकण समसूत्री विभाजन के द्वारा ये अपनी असमान कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी कोशिका कायक कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका जनन कोशिका होती है। इस प्रकार से इसमें दो कोशिकाएं बन जाती हैं प्रथम चरण में। तो देखिए इस डायग्राम को बना लें। इसमें देखिए जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक कायक कोशिका का निर्माण होता है और दूसरी जनन कोशिका का निर्माण होता है। जो कायक कोशिका होती है वो बड़ी होती है, जो पराग नलिका का निर्माण करती है, और जो द्वितीय जो चरण होता है इसको हम थोड़ा बाद में समझाएंगे। प्रथम चरण जो होता है आपका, प्रथम चरण के बारे में सभी अच्छे समझ लें कि प्रथम चरण होता है ये दो अवस्थाओं में रूपांतरण होता है। सबसे पहले जो आपका है वो कायक कोशिका है, कायक कोशिका, जो कायक कोशिका है, और दूसरा है जनन कोशिका। अब इसमें ये आपकी जो कायक कोशिका है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, और बड़ी कोशिका होने के कारण ये पराग नलिका का निर्माण करती है जनन छिद्र के द्वारा। ये जो जनन कोशिका होती है ये सबसे छोटी कोशिका होती है, और ये सबसे छोटी कोशिका होने के कारण ये नर युग्मक का निर्माण करती है। इसमें ये नर युग्मक का निर्माण करती है। इसमें जो कहने का तात्पर्य है कि जो इसमें सबसे पहले ये जनन कोशिका गोलाकार होती है, और धीरे धीरे ये नलिका जो पराग नलिका बनती है उसकी गति को एक सही ढंग से एक सरल बनाने का कार्य ये जनन कोशिका करती है। इस प्रकार से ये पराग नलिका का निर्माण करती है। किसका करती है? पराग नलिका का निर्माण एक सरल रूप में करती है, सरल रूप में, ठीक है। इस प्रकार से एक सरल रूप में करती है, और इसमें बहुत सारे कोशिकांग जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं, कोशिकांग उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे इसमें कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। लेकिन ये जो कायक कोशिका है
ये बड़ी कोशिका होने के कारण ये इसमें भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, होते हैं, उन्हें एक सहयोग देने का कार्य करती है। और इसमें जो पराग नलिका होती है वो इसमें पूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है पराग नलिका। पराग नलिका इसमें पूर्ण विकसित होती है। इस प्रकार से आपने कायक कोशिका जो और जनन कोशिका, जिसे हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, वेजिटेटिव सेल्स, और इसे कहते हैं जनरेटिव सेल। इस प्रकार से आपने कायक कोशिका और जनन कोशिका में डिफरेंट भी जाना, क्योंकि ये बड़ी कोशिका है और ये छोटी कोशिका है। इसमें गैमेट बनते हैं, इसमें पॉलन ट्यूब बनती है। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज पूरा हुआ। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो आपका द्वितीय चरण है, जो आपका द्वितीय चरण है, अब द्वितीय चरण के बारे में समझेंगे सभी बच्चे। सेकेंड स्टेज, सभी बच्चे ध्यान देंगे। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में लघु युग्मक चरण किस प्रकार से होता है? द्वितीय चरण इसे कहते हैं सेकंड स्टेज। ये आपका सेकंड स्टेज है, जिसे हम द्वितीय चरण कहते हैं। तो द्वितीय चरण में जो स्टेज ये बनती है, इसमें सबसे पहले जो परागण की क्रिया होती है, और परागण की क्रिया होने पर जो परागकण होते हैं उस वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, और ये स्टाइल या वर्तिका से होते हुए ये बीजांड तक पहुंचाने का कार्य पराग नलिका करती है, और यह जो बीजांड तक पहुंचा देती है, तो इसे ये द्वितीय चरण में होता है। अब इसमें सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसमें जो पराग नलिका होती है, जो पराग नलिका होती है जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, वो पॉलन ट्यूब जो जायांका जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र पर परागकण गिरते हैं और वो जर्मिनेशन करते हैं, अंकुरण कर देते हैं, और वहां पर पराग नलिका बनकर पराग नलिका बनती है, और पराग नलिका उन कणों को धीरे धीरे वर्तिका से खींचते हुए यह अंडाशय तक ले जाने का कार्य करती है। उसके बाद अंडाशय से फल बन जाता है और बीजांड तक ले जाने का कार्य करती है। बीजांड से बीज बन जाता है। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। तो देखिए सही बच्चे ध्यान देंगे, जो हमने आपको इस द्वितीय चरण में बताया और प्रथम चरण में बताया, फर्स्ट स्टेज में बताया और सेकंड स्टेज में बताया, तो सभी बच्चों ध्यान दें, इसमें जो परागकण के बारे में आपने सीखा कि किस प्रकार से लघु युग्मक जनन करते हैं या बीजाणु जनन करते हैं, क्योंकि इसमें दो स्टेजें होती हैं, एक फर्स्ट स्टेज होती है, दूसरी सेकंड स्टेज होती है। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, परागकण का जीवन काल किस प्रकार से होता है। जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रह होते हैं, उनका परागकण का जीवन काल किस प्रकार से होता है। परागकण का जीवन काल, देखिए जो परागकण होते हैं इनका कोई जीवन काल कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि इनका जीवन काल तापमान, टेम्परेचर और आर्द्रता एवं आनुवंशिक विशिष्टता पर निर्भर करता है। तापमान, आर्द्रता, आनुवंशिक विशिष्टता, आनुवंशिक विशिष्टता पर निर्भर करता है। किसके पर करता है? तापमान पर करता है, आर्द्रता पर करता है, आनुवंशिक विशिष्टता पर करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो अनाजों का जीवन काल होता है वो बहुत ही कम समय का होता है, क्योंकि अनाजों के परागकण होते हैं जो उनका जीवन काल होता है
वो सबसे कम होता है, लगभग 30 मिनट का होता है। लेकिन 30 मिनट का होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने गेहूं, चावल आदि का जीवन काल बहुत कम होता है परागकणों का। अब देखिए सही बच्चे ध्यान देंगे, परंतु कुछ ऐसे पादप हैं इनका जीवन काल अधिक होता है, जैसे रोजेसी के अंतर्गत गुलाब आता है, लेगुनेसी होते हैं, सोलेनेसी होते हैं। इन सदस्यों का जो परागकणों का जीवन काल कई महीनों तक होता है। इस प्रकार से इन्हें परागकणों को कार्य संरक्षण के द्वारा, परागकण जो होते हैं उन्हें क्रायो संरक्षण के द्वारा नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इन्हें परागकणों को संरक्षित रखा जाता है। तो जो परागकणों को संरक्षित रखना, उन्हें सुरक्षित रखना पराग बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग बैंक। क्योंकि जो पराग बैंक होते हैं उसमें जो भी परागकण होते हैं उन्हें संरक्षित रखा जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। और तापमान कितना होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। देखिए, अतः आपने देखा होगा कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो रोग को उत्पन्न कर देते हैं। रोग को किस तरह से उत्पन्न करते हैं? आपने देखा होगा गाजर घास होती है, ज्वार होता है, ये एलर्जी को उत्पन्न कर देते हैं, खुजली हो जाती है इससे, परागकणों से। आपने देखा होगा बसंत ऋतु होती है, पुष्प विकसित होते हैं और उनसे किसी को व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, दमा हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इस प्रकार से श्वास रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए सही बच्चे, परागकणों से कुछ इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोश का द्रव्य होता है, वो उनसे परागकणों से कुछ गोलियां बनाई जाती हैं, कुछ सिरप बनाए जाते हैं। जो घुड़सवार होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो उनका उपयोग करते हैं और उपयोग करके वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। कुछ इनसे परागकणों से कुछ क्रीम वगैरह तैयार की जाती हैं और कुछ जो क्रीम वगैरह होती हैं इनसे जो त्वचा होती है मुलायम हो जाती है। तो मुलायम करने के लिए भी जो मनुष्य होते हैं इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से आपने परागकण के बारे में जाना। इस लेक्चर 4 में परागकण का आपने किस प्रकार से इनका लघु यौगिक जनन होता है, 2 स्टेजों में होता है, एक तो प्राथमिक अवस्था और दूसरी द्वितीयक अवस्था, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। इसमें परागकण का आपने डायग्राम जाना, किस प्रकार से लघु यौगिक होता है। देखिए सभी बच्चों ने सही ढंग से स्टडी किया। मुझे आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। सभी बच्चे लाइक करें, सभी बच्चे शेयर करें, सभी बच्चे कमेंट्स भेजें। और मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ, सभी बच्चे हमारे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके सभी व्यक्तियों तक पहुँचाने का कार्य करें। धन्यवाद।